Hello everyone, welcome to the Learning Science. This is me Ashutosh and today we are going to discuss our lecture 8 of Research Aptitude. इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड का, क्योंकि इसमें से हर साल एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर ही आता है। स्टेप्स ऑफ रिसर्च में बेसिकली होता क्या है, जब हम रिसर्च करते हैं उसका जो एक प्रोसेस होता है एक स्टेज से शुरू होके लास्ट स्टेज पे ख़त्म होता है, यानी प्रॉब्लम से शुरू होके सोल्यूशन पे ख़त्म होता है। उस सारे जर्नी को इसमें हम एक एक स्टेज में देखेंगे कि वो कैसे एक कंप्लीट सर्कल बनता है, एक कंप्लीट प्रोसेस बनता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रोसेस ऑफ रिसर्च, अ जर्नी टू मेक कंप्लीट योर आइडिया। प्रोसेस ऑफ रिसर्च मतलब होता है एक जर्नी। जैसे आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो वो ट्रैवलिंग एक जगह से शुरू होके कहीं एक आपके डेस्टिनेशन पे ख़त्म होती है। उसमें कई सारे स्टेशंस आते हैं जिनसे होके आपको गुजरना होता है। सेम वही चीज़ होता है रिसर्च में। आप एक प्रॉब्लम से शुरू होकर सोल्यूशन तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने में कई सारे स्टेजेस से होकर गुजरते हैं। वही आपका होता है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। ये जितने भी स्टेप होते हैं वो एक सीक्वेंशियल फॉर्म में, एक ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं। ऐसा नहीं आप एक के बाद फिर 7वें स्टेज पे पहुंच जाएंगे, 6वें पे पहुंच जाएंगे, नहीं। आपको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एकदम सीक्वेंशियल फॉलो करना होता है, एक ऑर्डर फॉलो करना होता है। सिस्टमेटिक प्रोसेस में ही आप रिसर्च को कंप्लीट कर पाते हैं। द रिसर्च प्रोसेस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, लोकेटिंग, assessing and analyzing the information you need to support your research question and then developing and expressing your ideas। इसमें हमें कीवर्ड को समझना होगा। जैसे आइडेंटिफाइंग यहाँ बोल रहा है। आइडेंटिफाइंग मतलब होता है पहचानना, जानना। जब आप रिसर्च शुरू करते हैं उसमें आपको जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी प्रॉब्लम है गिवन है, उसको सबसे पहले पहचानेंगे। नेक्स्ट है लोकेटिंग। उसे आप देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारे प्रॉब्लम में ये सिचुएटेड है। देन एसेसिंग, उसको मेजरमेंट करेंगे, यानी उसका पूरा डिटेल देखेंगे, ये छोटा है, बड़ा है, या हमारे रिसर्च में किस तरीके से इफेक्ट कर सकता है, ज़्यादा या कम, मतलब उसके पूरे क्रेडिबिलिटी को देखेंगे। एंड एनालाइजिंग द इन्फॉर्मेशन यू नीड टू सपोर्ट योर रिसर्च क्वेश्चन, और उन सारे इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे, डीपली फोकस, उसको डिटेल में देखें जो आपके रिसर्च क्वेश्चन को सपोर्ट करता है। एंड देन डेवलपिंग एंड एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज़। उसके बाद आप हाइपोथेसिस को बनाते हैं। वो बाद में आउटकम आने के बाद पता चलता है आपकी हाइपोथेसिस करेक्ट है या रॉन्ग है। 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू नो इन दिस जर्नी। आप इस जर्नी में 2 चीज़ों को ध्यान रखना एकदम मस्ट होता है। पहला, व्हाट डू यू वांट टू फाइंड अबाउट, मतलब ऐसे क्या चीज़ है जिसको आप पहचानना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, जिस बारे में आप जिसको खोजना चाह रहे हैं, फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। मतलब आपको अपना गोल, आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च एकदम क्लियर होना चाहिए। और आपका जो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च है वो 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि उनका डायरेक्शन आपके रिसर्च गोल के हिसाब से ही हो, उसी एक ही डायरेक्शन में हो। ऐसा नहीं आपका एक ऑब्जेक्टिव दूसरे डायरेक्शन में है और दूसरा ऑब्जेक्टिव दूसरे डायरेक्शन में है। अगर आप पहला ऑब्जेक्टिव लेंगे तो दूसरा आपका कंट्रेरी हो जाएगा। तो आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी अपने रिसर्च क्वेश्चन में ले सकते हैं, बट उनका डायरेक्शन एक ही हो, प्रोपोर्शनल हो। दूसरा है हाउ टू गो अबाउट फाइंडिंग्स योर आंसर्स, मतलब आपको जो प्रॉब्लम मिला है उसे आप सोल्यूशन के लिए जब रिसर्च करने वाले हैं, अपनी जर्नी प्रोसेस शुरू करने वाले हैं, तो आप उससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को किस तरीके से पाते हैं, कैसे फाइंडिंग्स करते हैं, उनका मेथड क्या होगा, इस बारे में आपको पूरी जानकारी पहले से होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए वो हम कैसे सैम्पल्स, कैसे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इन दोनों चीज़ों को आपको हमेशा पूरे रिसर्च जब तक कंप्लीट ना हो जाए प्रोसेस, तब तक आपको ध्यान में रखना होगा कि हम क्या पाने जा रहे हैं, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और हम उस ऑब्जेक्टिव को कैसे पाने जा रहे हैं, किसके थ्रू पाने जा रहे हैं, वो आपका मीन्स, मेथड आपको आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। अगर ये दोनों सारी चीज़ें आपके दिमाग में हैं तो आपका रिसर्च प्रोसेस एकदम इफेक्टिवली कंप्लीट होगा। अगर ऐसा नहीं होता, कोई भी इधर उधर अलग डायरेक्शन में भटक जाता है, तो आपका रिसर्च उतना इफेक्टिव नहीं होगा। क्लियर? ये था इसका बेसिक रिसर्च और प्रोसेस के लिए नॉलेज इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा स्टेप्स इन रिसर्च। ये जो 8 स्टेप्स हैं इनको तो पहले आपको याद करना होगा, क्योंकि कई बार होता है ऐसा क्वेश्चन में कि यही पूछ देते हैं, इनको एक सीक्वेंस में लगाइए। जैसे दे देंगे पहले ये, फिर दे देंगे 5 नंबर का, फिर 6, फिर 7। तो आपको उसको एक सीक्वेंस में लगाना होगा, या डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आपको ये पूरी लाइन ही, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या राइट डाउन कर सकते हैं। इसको याद कर लीजिएगा कि पहले, दूसरे, तीसरे ऐसे ही सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा। और
ताकि जब भी एग्ज़ाम में अगर ये पूछा जाता है तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। तो स्टेप्स ऑन रिसर्च में सबसे पहले होता है आइडेंटिफाइंग ऑफ द प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए आप रिसर्चर हैं, आपको कोई प्रॉब्लम दिया गया, आप उस पर काम करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको उसमें ढूंढना होगा प्रॉब्लम, कि आपका जो प्रॉब्लम है वो है क्या असल में, वो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो आपके प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। सबसे पहले आपको उस प्रॉब्लम को ढूंढना होगा और उस पर काम करना होगा, क्योंकि बिना प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किए, बिना प्रॉब्लम को समझे आप समझ ही नहीं पाएंगे हमें सॉल्यूशन चाहिए कहाँ और उसका यूज हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट, रिव्यूइंग द लिटरेचर रिव्यू, मतलब जो आपका प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड पहले भी और कितने लोगों को उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस किए हुए हैं, यानी उस टॉपिक पे और भी कई सारे क्या पता पहले काम हुए हों, तो उससे रिलेटेड लिटरेचर आपको पढ़ लेना चाहिए। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व हो जाए, या आपको कुछ आइडिया लग जाए कि ये जो आपकी रिसर्च में जो आप काम कर रहे हैं उसमें हेल्प कर सके, तो उससे रिलेटेड आपको लिटरेचर रिव्यू कर लेना होता है। ये हमारा होता है सेकेंड स्टेज। नेक्स्ट होता है सेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। इन दोनों स्टेजेस के बाद हम अपना काम शुरू करते हैं नंबर 3 पे, मतलब आपका जो डाटा कलेक्ट करने वाले हैं उससे रिलेटेड कोई रिसर्च क्वेश्चंस कि हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, और हाइपोथेसिस उससे रिलेटेड हम बनाते हैं। हाइपोथेसिस बेसिकली होता है टेंटेटिव स्टेटमेंट विच कम्स आफ्टर द आउटकम ऑफ द रिसर्च, मतलब वो पहले हाइपोथेसिस क्या है, सही है गलत है हमें नहीं पता होता, वो बाद में आता है जब हमारा रिसर्च कंप्लीट होता है कि सही है या गलत। बेसिकली एक एज्यूम करना होता है, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन, एक सिचुएशन कि ये होगा, वो हमें दिमाग में बैठा के फिर उस पर रिसर्च करना होता है, वो होता है हाइपोथेसिस। चूजिंग द स्टडी डिज़ाइन, जब हम अपना क्वेश्चन वगैरह तैयार कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव वगैरह प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर आते हैं हम स्टडी डिज़ाइन पे कि हम जो डाटा कलेक्ट करेंगे वो किस माध्यम से, कौन सा ऐसा मेथड होगा जिसके थ्रू हम अपना डाटा कलेक्ट करेंगे, उसे ही बोलते हैं स्टडी डिज़ाइन। स्टडी डिज़ाइन कई तरीके का होता है पहला ऑब्जर्वेशनल, दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल। फिर ऑब्जर्वेशनल में भी कई सारी कैटेगरीज होती है डिस्क्रिप्टिव, एक होती है एनालिटिकल। फिर डिस्क्रिप्टिव में भी 2 तरीके की मेथड आ जाती हैं, एक होता है केस रिपोर्ट्स एंड केस सीरीज़, दूसरा होता है सर्वे टाइप। फिर एनालिटिकल में आ जाएगा आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, उसके बाद केस कंट्रोल स्टडीज़, और उसके सेकंड में आ जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आ जाएगा आपका रैंडम ट्रायल्स एंड नॉन रैंडम ट्रायल्स। रैंडम ट्रायल मतलब होता है कि सबकी किसी भी वेरिएबल के आने की 100% चांसेस होते हैं, मतलब कोई भी प्री प्लान नहीं होता, क्या रिजल्ट आएगा हमें नहीं पता होता। नॉन रैंडम होता है, हमें पता होता है, अपने कन्विंस के हिसाब से हम वो वेरिएबल वो डाटा चुनते हैं, ये होता है नॉन रैंडम। इसमें भी कई सारे फिर नीचे इसके कैटेगरीज आ जाते हैं, तो जैसा हमारा रिसर्च होता है, जैसा सिचुएशन होता है, उसके हिसाब से हम वेरी करके ये स्टडी डिज़ाइन का जो मेथड होता है वो चुनते हैं, और उस हिसाब से हम अपना डाटा कलेक्ट करते हैं। डिसाइडिंग ऑन द सैम्पल डिज़ाइन, इसके बाद से हम चूँकि सारे जो सैम्पल क्या है, सबसे पहले हमें ये देख लेते हैं। सैम्पल क्या होता है, एक पॉपुलेशन होता है जहाँ से हमें रिसर्च करना होता है। चूँकि पॉपुलेशन बहुत बड़ा होता है, ये एक एरिया, फील्ड, इन ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स कुछ भी ले सकते हैं, जो पॉपुलेशन होता है उन सारे तक तो हम नहीं पहुंच सकते डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ लोगों, कुछ जगह, पर्टिकुलर स्पेस या इंडिविजुअल ग्रुप लोगों को पकड़ते हैं जो हमारे उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, उसे बोलते हैं सैम्पल। जैसे मान लीजिए आप हॉस्पिटल में गए, आपको अपना ब्लड टेस्ट करवाना है, तो ऐसा नहीं कि पूरा डॉक्टर आपका पूरा ब्लड निकाल लेगा, वो पूरा ब्लड आपका होता है पॉपुलेशन। तो आपके उस ब्लड को टेस्ट करने के लिए डॉक्टर एक हल्का सा थोड़ा सा ब्लड आपकी बॉडी से निकालता है, और वो ब्लड आपके पूरे बॉडी के ब्लड को रिप्रेजेंट कर देती है, यानी वो थोड़ा सा ब्लड जो है वही होता है सैंपल, और आपके बॉडी के पूरे ब्लड जो है वो होता है पॉपुलेशन। तो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला जो फील्ड होता है उसे ही बोलते हैं सैंपल। उसके बाद से हम सैंपल डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से हम डाटा कलेक्ट करेंगे। कलेक्टिंग द डाटा, जब ये हमारा मेथड कंप्लीट हो जाता है कि हमें किस मेथड से किस तरीके से अपना डाटा कलेक्शन करना है, फिर हम कलेक्टिंग डाटा प्रोसेस शुरू करते हैं, या तो फील्ड में जाके या तो ऑफिस में बैठ के एक्सपेरिमेंट करके, जैसे भी हमें अपने रिसर्च के हिसाब से जो हमारा अकॉर्डिंग टू आवर नीड आवर आउटकम वी कलेक्ट डाटा। देन है हमारा 7वां स्टेज प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। जब एक बार डाटा हमारी कलेक्ट हो गई, उसके बाद से हम उसको एनालाइज करते हैं।
एनालाइज मतलब उसको डीप स्टडी करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये हमारे रिसर्च आउटकम में किस तरीके से यूज होगी और ये हमारा एक्यूरेट डाटा, एक्यूरेट आउटकम देगी या नहीं देगी। ये जब सारा प्रोसेस हो जाता है फिर हमारा आता है लास्ट स्टेज, राइटिंग द रिपोर्ट। डाटा कलेक्ट हो गया, उसके बाद से हम उस डाटा को, अपना जो मेन एम है, अब उसको रिसर्च का फाइनल स्टेज आता है, यहाँ पे हम रिसर्च अपना लिखना शुरू करते हैं। रिसर्च को लिखने में भी कई सारे टाइप्स होते हैं, उसका कई सारा फॉलो होता है, कौन सा आप स्टाइल यूज़ कर रहे हैं, कौन सा अमेरिकन स्टाइल है या नहीं, इसमें भी कई सारा हम आगे पढ़ेंगे, ये अलग बात है। और इसमें होता है राइटिंग करते समय प्लेगरिज्म कर रहे हैं या नहीं। प्लेगरिज्म का मीनिंग हम अपने पहले पढ़ चुके हैं। प्लेगरिज्म मतलब होता है किसी दूसरे के थॉट्स को, आइडियाज़ को, उनके वर्क को आप बिना उन्हें क्रेडिट दिए आप अपने थीसिस, अपने राइटिंग में उसको कॉपी पेस्ट कर दिए हैं, और ऐसा करना प्लेगरिज्म कहलाता है, जो पनिशेबल है इन एकेडमिया में। आप जब भी दूसरे के आइडियाज़ को लीजिए तो अपने रिसर्च में उनका रेफरेंस में उनका नाम और कहाँ से लिए ये डालना बहुत ही मस्ट होता है। देन आप अपना राइटिंग कंप्लीट कर सकते हैं और आपका पूरा रिसर्च कंप्लीट हो सकता है। तो ये था हमारे स्टेप्स इन रिसर्च का बेसिक ओवरव्यू कि स्टेप्स इन रिसर्च होता क्या है। पहले होता है आप किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर होता है उससे रिलेटेड आप किताबें अगल बगल पढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं कि उस पर क्या काम हुआ, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, रिसर्च मुझे ये करना है, और उसकी हेल्प ले सकते हैं पहले से अवेलेबल डाटा के माध्यम से। फिर है सेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कैसे पूछने हैं, क्या ये सब डिसाइड करते हैं। देन आप स्टडी डिज़ाइन करते हैं, ऐसा कौन सा मेथड होगा जिससे डाटा कलेक्ट करेंगे, और फिर सैम्पल डिज़ाइन, आप सैम्पल डिज़ाइन किस तरीके से डाटा कलेक्ट करना है, इसके थ्रू आप इसको कंप्लीट करते हैं। फिर डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और फिर लास्ट में अपना रिपोर्ट लिखते हैं, अपना रिसर्च थीसिस लिखते हैं। ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका रिसर्च स्टेप। और ये सारे आपको ध्यान रखना होगा सिस्टेमेटिक वे में ही होंगे, एक के बाद जैसे लिखा है उसी ही फॉलो में, वैसे ही फ्लो में होने चाहिए। ऐसा नहीं पहले आपने एक लिख दिया फिर 8वां नंबर ला लिया, ये गलत है, ये सिस्टेमेटिक नहीं है और आपका रिसर्च इफेक्टिव, एक्यूरेट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ प्रोसेस, मतलब ये जो रिसर्च का प्रोसेस है उसकी ऐसी कौन सी फीचर्स हैं जो इसको एक्यूरेट बनाती हैं और बाकी सारी प्रोसेस से इसको अलग बनाती हैं। तो इसका सबसे पहला बेसिक फीचर है सीक्वेंशियल। अभी जैसे मैंने बताया इसका सीक्वेंशियल होना चाहिए, मतलब जैसे एक है, पहले आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर आप लिखेंगे, फिर डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसको जनरलाइज करके रिपोर्ट लिखेंगे। ऐसा नहीं आपने आइडेंटिफाई प्रॉब्लम किया, आपका माइंड मेकअप पहले से कुछ है, बायस्ड चीज़ें, आप बायस्ड डाटा आप कलेक्ट किए, उसके बाद से तुरंत अपना कंक्लूजन दे दिया, वो बिल्कुल भी प्रोसेस एक्यूरेट नहीं होगा, साइंटिफिक नहीं होगा अगर वो सीक्वेंशियल नहीं रहा तो। नेक्स्ट जनरलाइज्ड, वो स्पेसिफिक ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक टाइम या प्लेस ओरिएंटेड। मतलब अगर यहाँ आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप गए, आपने वहाँ की चीज़ों को एकदम स्पेसिफिक होकर डाटा कलेक्ट किया और अपना रिसर्च दे दिया उसके जगह, और बाकी जब आप दूसरे जगह गए वहाँ पे वो अप्लाई ही नहीं हो रहा आपका रिसर्च, नहीं, उसका जनरलाइज्ड होना ज़रूरी है। और जनरलाइज्ड होने के लिए सबसे पहला जो बेसिक उसका फीचर होना चाहिए वो है साइंटिफिक होना, यानी वो यूनिवर्सल हो, जहाँ आपका रिजल्ट एक आ रहा है 2 साल बाद भी आपका रिजल्ट वैसा ही आए, दूसरे जगह पे भी वैसा है, ताकि आप उसको जनरलाइज्ड कर पाइए। ओके। फिर नेक्स्ट है साइक्लिकल, दिस इज ए साइक्लिकल प्रोसेस। ये एक जगह से शुरू होता है प्रॉब्लम से, फिर सॉल्यूशन होते हुए वहीं आके फिर ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि इनका एक दूसरे का जो स्टेज है कोई रिलेशन ही नहीं है, ये एक दूसरे से आपस में बंधे हुए हैं, एकदम बाइंडिंग सिचुएशन में ये बंधे हुए, पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, और सबसे लास्ट वाला सबसे पहले से रिलेटेड होता है, यानी एक साइक्लिकल फॉर्म में ये होते हैं। एवोल्यूशनरी मतलब होता है रिलेटिंग टू द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, मतलब कोई चीज़ है उसका डेवलपमेंट से रिलेटेड जो चीज़ होता है वो होता है एवोल्यूशनरी। मतलब जब आप रिसर्च करते हैं वो कहीं ना कहीं एक मॉडिफिकेशन देता है पॉजिटिव वे में, ऐसा नहीं उसका कोई मतलब ही नहीं है, आप थियरी लिखे प्रैक्टिकल उसका हो ही नहीं रहा, नहीं, आप जब रिसर्च करते हैं वो कहीं ना कहीं एवोल्यूशन, ग्रेजुअल चेंज लाता है, मॉडिफिकेशन, पॉजिटिव मॉडिफिकेशन वो देता है उस फील्ड में। ये होता है फीचर ऑफ प्रोसेस। अगर वो नहीं ऐसा कर पाता, पॉजिटिव मॉडिफिकेशन नहीं देता, तो वो रिसर्च उतना इफेक्टिव नहीं माना जाएगा, उसका कोई ज़्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। तो ये चारों थे इसके फीचर इस प्रोसेस ऑफ रिसर्च के, ये काफ़ी ज़रूरी थे, इसको आपको ध्यान रखना ज़रूरी होगा, आप इसको ध्यान रखिएगा, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये था हमारा
रिसर्च स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट टॉपिक था। इसमें से हर साल एक नए क्वेश्चन बिल्कुल ही आते हैं, आप इसको सीक्वेंस में बिल्कुल ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है ऐसा कि रिसर्च में ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये था हमारे लेक्चर में स्टेप्स इन रिसर्च। और हम अपने अगले लेक्चर्स में फिर देखेंगे, जो बाकी अब यूनिट्स बच जाते हैं हमारे रिसर्च में, उनको देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।